तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव परिणामों की। अब कर रहे हैं उसका विश्लेषण, क्योंकि बीजेपी जीत गई है 114 सीटें पर वो आगे चल रही है और ट्रेंड के आधार पर उसे बहुमत मिल चुका है। कांग्रेस 64 सीटों पे बहुत पीछे, कोई गुंजाइश नहीं है बकअप कर पाए। जेडीएस 39 सीट पर और अदर्स 3 सीट पर। रागिनी, हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन का स्पीड और इलेक्शन का कैंपेन, कांग्रेस तब स्पीड पे आती है या तब काम करना शुरू करती है जब इलेक्शन सर पर होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूं आपको, आपने कमेटी कब बनाई? आपने कमेटी बनाई जब आधा माहौल शिवराज सिंह चौहान वहां बना चुके हैं, और एक आपने कमलनाथ जी को बना दिया, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया। उसको लेकर भी कई तरह की कंट्रोवर्सी मध्य प्रदेश में, लेकिन इन्होंने 2019 के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कल बीजेपी ऑफिस के अंदर कर ली है। ये अंतर है पेस ऑफ वर्क का। ये पेस ऑफ वर्क का अंतर है। देखिए, जब अगर कमलनाथ जी को पार्टी का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो रिक्त स्थान था और अब रिक्त स्थान में कुछ भर दिया गया है। पार्टी के अध्यक्ष उससे पहले थे और वो पूरी कार्यकारिणी काम कर रही थी। नए अध्यक्ष बने हैं ताकि अब नई ऊर्जा के साथ अगले 7-8 महीने में और काम आगे बढ़ेगा। आपका जो आशा है वो शायद ये है कि जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती उस प्रदेश में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता काम ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जो संख्या, जो नंबर ऑफ प्रोटेस्ट हुए हैं, जो घिराव हुआ है वहां पर विधानसभा का, जो वहां के लोकल मुद्दों को जिस तरह से युवा कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया है, आप चुनाव में देखिएगा। देखिए, मैं तो हफ्ते में एक बार कम से कम मध्य प्रदेश जाता हूँ, या मैं जबलपुर की हूँ, मध्य प्रदेश की, मेरी तो पैदाइश ही वहां की है। मध्य प्रदेश से बहुत जुड़ाव है। दिल्ली में लग गई ना, रहने लगी, लेकिन है वहाँ पे हमारे पूरी रिश्तेदारी है, परिवार है। बता रहा हूँ आपको, तो सब चाहते थे, हमें भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। सब चाहते हैं ना थे वहां पे जल्दी से ज्योतिरादित्य या कमलनाथ में से एक डिक्लेयर हो जाए। दिग्विजय सिंह तो अपने आप को रेस से बाहर कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक लंबा वक्त लग गया। मैं उस गैप की बात कर रहा हूं, मैं उस इंतजार की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस का कार्यकर्ता अनिश्चितता के अंदर लटका रहता है। यहां पर साफ है, एक आदमी है डिसीजन लेगा, दूसरा आदमी है इम्प्लीमेंट करेगा, हम और नीचे तीसरी टीम है। उसमें भी समस्या। अब आप देखिए, अगर आप ये कहें कि लोकतंत्र में अधिनायकवादी राजनीति होनी चाहिए, अब क्षेत्र कहाँ महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए? संघीय ढांचा तो अब एक तरीके से ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो हमेशा, जबकि एक जो ढांचा संविधान ने देश को लोकतंत्र का दिया है उसमें क्षेत्रीय नेतृत्व प्रभावशाली होना चाहिए। यहाँ पर तो मोदी जी निर्धारित करते हैं किसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोनों सिस्टम का आप क्षेत्रीय नेतृत्व को सबसे पहले सेंट्रल जो आरोप में लाने का काम किया, जो आप कांग्रेस पार्टी के परिवार में इतिहास में जा रहे हैं, फिर ये तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी, बहुत लंबी बहस चली जाएगी। चलिए, लेकिन आज के समय में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो लीडरशिप है वो डिसेंट्रलाइज हो, विकेंद्रीकरण उसका हो, क्षेत्र में भी हमारे उतनी प्रभावशाली नेतृत्व हो जितना कि हमारे केंद्र में है। मेरे 2 बड़े भाई बैठे हुए हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एक सीनियर पत्रकार। दोनों से जानना चाहता हूं, कांग्रेस को अब अगर 2019 में कुछ भी चमत्कार करना है, मैं तो चमत्कार ही कहूंगा, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार हो सकता है, उससे कम की गुंजाइश नहीं है। अगर करना है तो किन चीजों पर ध्यान देना? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज आया है ममता जी से। उन्होंने कहा यदि कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर चलती तो कर्नाटका में शायद ये हाशिया नहीं होता जो हुआ है। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कांग्रेस के लिए। अब उनको समझ आना चाहिए कि इवन जहां पर 2 पार्टी सिस्टम था, जो कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने 2 ही पार्टी अभी तक चली आ रही थी। कर्नाटक में भी वही स्थिति थी, मगर वहां पर एक तीसरा पावर जेडीएस हमेशा था। अब उनको ये समझना होगा कि इस रणनीति में उनको कुछ न कुछ नया निकालना होगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि ममता जी से आया है। दूसरी बात, इलेक्शन मशीनरी की आप बात कर रहे थे, उसमें इलेक्शन मशीनरी को ऑलमोस्ट अमित शाह जी ने उसको एक परफेक्ट मशीनरी बना दिया बीजेपी का। वो एक विनिंग मशीन हो गई है, और वो अभी नहीं, पिछले कई सालों से, और ऑब्वियसली उनके ग्राउंड लेवल पे आरएसएस के कार्यकर्ता भी काफी काम कर रहे थे। इवन मैंने सुना है कि दक्षिण कर्नाटका में काफी आरएसएस के कार्यकर्ता काफी दिनों से काम कर रहे थे, ऐसे ही केरल में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इनका उनको एडवांटेज मिला है। कांग्रेस को अब ये समझना होगा कि सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के ऊपर अब उनको जाना होगा, उनको अब जमीन पर आना होगा, उनको हर जगह पर सामने आमने चैलेंज करना होगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। एक नया एक्सपेरिमेंट देखिए, आप भी कांग्रेस ने कोशिश की कि रीजनल लीडर को कितना फ्रीडम दें। देखिए, इस चुनाव में सिद्धरामैया ने, कैंडिडेट्स भी, सब में उनका हाथ था, सभी डिसीजन मेकिंग, और बहुत अच्छी बात थी। शायद एक फेडरल
इशू की तरफ वो ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नया एक फॉर्मूला, अब क्योंकि ये हाईकमांड वाला कल्चर पहले कांग्रेस में ही था, बीजेपी में नहीं था, मगर कुछ रिवर्स होता दिखाई दिया, जहां की बीजेपी में हाईकमांड कल्चर आता दिखाई दिया। मगर राजनीतिक पार्टी का एक ही कल्चर होता है, सत्ता का कल्चर, दूसरा और कोई कल्चर नहीं होता है। जी, तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर इसमें भी उनको ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी उनको याद रखना होगा कि यदि गुजरात में कांग्रेस अच्छा कर पाई तो बाकी नेताओं को भी साथ लेके चले थे वो, और वो उनके साथ जुड़ गया था अपने आप में। ये नहीं कि कांग्रेस ने कोशिश किया। नहीं, तो फेडरल स्ट्रक्चर वाली बात में दम है दीपक जी, वो आप नकार नहीं सकते उसका। एक देखिए, अब मैं तो कोई बात नहीं नकार रहा हूं। हम हार गए, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब केंद्र से सहायता मांगी गुजरात ने 15,000 करोड़ की, तो 1,400 करोड़ रुपए, सॉरी माफ कीजिए, कर्नाटक में, तो 1,400 करोड़ रुपए कर्नाटक को मिले और महाराष्ट्र को मिले 8,000 करोड़ रुपए। तो उसी से पता चलता है कि फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति कितना मतलब संवेदनशील हैं मोदी जी। वो चाहते नहीं है। नीति आयोग के दस्तावेज भी ये देखिए ऑपोजिशन में मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशांत आएंगे और वो खबरों के सिलसिले को, इस बहस के सिलसिले को, इस जीत को एनालाइज करना शुरू करेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने बूते सरकार बना लेगी, क्योंकि 111 का आंकड़ा है। 222 सीटों पर चुनाव हुआ था, 2 सीटों पर नहीं हुआ, इसलिए 111 का जादुई आंकड़ा है। बीजेपी 110 अपने बलबूते हासिल कर रही है, यानी 1 सीट पीछे है स्पष्ट बहुमत से। कांग्रेस 70 सीटों पर रुक रही है, जिसने पिछली बार वहां सरकार बनाई थी। जेडीएस अपने पिछले बार के आंकड़े पर ही आकर रुक गई है, यानी 40 सीटें वो हासिल कर रही है और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा परिणाम है, क्योंकि कर्नाटक में पहली बार अपने बलबूते वो सरकार बनाने जा रही है। और इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल भी सही साबित हुआ है। आपको याद होगा, तमाम एग्जिट पोल आए थे। इंडिया न्यूज और टुडेज चाणक्य ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, हमने 120 सीटें बीजेपी को दी थी, लेकिन साथ ही ±11 कहा था, यानी 120 से 11 सीटें ज्यादा या कम बीजेपी को आ सकती है। और आप देखिए, बिल्कुल सटीक आंकड़ा था वो। 120 सीटें हमने दी थी, ±11, 110, 111 के आसपास बीजेपी आकर रुक रही है। कांग्रेस को जो हमने सीट दी थी वो 73 के करीब दी थी, कांग्रेस 70 पर आकर रुक रही है। और जेडीएस को भी जो हमने सीटें दी थी, कमोबेश वही आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। यानी सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज का साबित हुआ। अब जब नतीजे सामने आए, और हमने उस दिन भी दावा किया था कि हम थोड़े लेट से, हमने करीब 7:30-8 बजे के करीब एग्जिट पोल दिखाया था, लेकिन यह दावा किया था कि हम लेट से आपको इसलिए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं क्योंकि हम सटीक उसको बनाना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो एग्जिट पोल था आज नतीजों के बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कर्नाटक में जो अलग अलग क्षेत्रवार हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं कि किसने कैसा परफॉर्म किया है। बॉम्बे कर्नाटक में 50 सीटें हैं, बीजेपी वहां 30 सीट हासिल कर रही है, कांग्रेस 16। बेंगलुरु में जो 30 सीटें हैं उसमें भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर है, 13 सीटें, कांग्रेस 11, जेडीएस गठबंधन 4 सीटों पर वहां पर रुक रहा है। सेंट्रल कर्नाटक जहां से 21 सीटें आती हैं, वहां बीजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस 10 सीटों पर रुक रही है। और इसके अलावा जो तटीय कर्नाटक है वहां कांग्रेस ने बेहतर किया है। हैदराबाद कर्नाटक में आप देखिए, बीजेपी को 20, कांग्रेस को 16, जेडीएस को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और पुराना मैसूर, यहां पर आप देखिए कांग्रेस 16 पर है, जेडीएस गठबंधन ने यहां शानदार प्रदर्शन किया है, 30 सीटें हासिल की हैं और बीजेपी को 15 सीटें मिली हैं। रैलियों के हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं, मोदी ने जहां रैलियां की वहां पर विनिंग फैक्टर बीजेपी का बेहतर रहा। योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की थी वहां वहां बीजेपी आगे चल रही है। और ये जीत का जो जश्न है वो सिर्फ कर्नाटक से नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहा है। और जाहिर सी बात है, आप ऐसे राज्य में जहां आप बहुत ज्यादा अस्तित्व में नहीं थे और कोशिश कर रहे थे कि अपने बलबूते सरकार बना पाए, वो स्थिति आती है तो जश्न तो बनता है। हमारे साथ एस श्रीनिवासन जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माधव आनंद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं आप दोनों से एक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जो नतीजे आए हैं, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था कि यही होने जा रहा है? माधव, पहले आप बताएं। मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड था। मैं तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, बनेगी और अपने बल पे सरकार बनाएगी, उसमें कोई मुझे दुविधा नहीं था। क्योंकि जो इक्वेशंस ऐसे बन रहे थे, जैसे जेडीएस का बीएसपी के साथ गठबंधन होना, सिद्धिरमैया की कुछ जो पॉलिसीज रही, पोलराइजेशन ऑफ वोट भी हुआ है, मुस्लिम
जो कम्युनिटी है उसका भी कुछ न कुछ वोट जो है बीजेपी को मिला है। जो किसानों का जो इश्यूज था, किसान बहुत ज्यादा मात्रा में आत्महत्या किसान ने कर्नाटका में किया था, तो किसानों को ही नाराजगी थी सिद्धिरमैया की सरकार से। और जो हम दलित बहुल इलाके देख रहे हैं, वहां भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं तो बता रहा हूं ना कि जो सिद्धिरमैया ने एक कार्ड खेला था, उसको एक्सट्रीम कास्ट बायस पॉलिटिक्स में बोलता हूं उसको, जिसने दलित समुदाय के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था। जैसे अंडे के लिए अरेंजमेंट किया था, बस सर्विस जैसे दलित कम्युनिटी के लिए किया था। लेकिन उसका क्या हुआ, बीएसपी का जेडीएस के साथ अलायंस होने से वो दलित समुदाय का वोट जो है चला गया देवगौड़ा जी के पास, और दलित समुदाय का वोट जो है सो बट गया, जिसका नुकसान जो है सो कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है सो भुगतना पड़ा। उसी तरह मुस्लिम का, जब मुस्लिम में क्या हुआ कि जो ट्रिपल तलाक का इशू था, ट्रिपल तलाक का फायदा बीजेपी को यहां कम से कम, अभी तो आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा कितना क्या परसेंटेज, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 1 से 2% के बीच मुस्लिम कम्युनिटी का भी जो है वोट बीजेपी कह रहे हैं, जो महिलाएं खासतौर पर हैं उन्होंने बीजेपी को दिया है। लाइक उत्तर प्रदेश के तर्ज पे वहां भी जैसे वोट मिला है। ऐसा नहीं है कहीं भी मुझे लग रहा है कि जो भी आंकड़ा 110 दिखा रहे हैं, ये कम से कम 120 के आसपास जाएगा, जो आपका एग्जिट पोल है। मैं आप पूरी तरह से सहमत हूं कि वो आंकड़ा जो कम से कम 115 से 120 के बीच जाएगा। ठीक है, अभी की स्थिति में 110 पर ये है। और श्रीनिवासन जी, आपके लिए ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि जो वहां के जो रुझान आ रहे थे, जो मैं जिस तरीके से समझ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आगे है। ये बात सही है कि ये स्थिति जो है बाद में बदली है। सिद्धिरमैया ने शुरू से ही बाद में कब, जब मोदी जी ने अपना प्रचार शुरू किया, वो जो 15 रैली को उन्होंने बढ़ाकर 21 किया, वो बहुत बड़ा इस चुनाव में उसका बहुत बड़ा असर है। देखिए, ये चुनाव पहले जिस तरीके से कंसीव किया गया था, वो होना चाहिए था सिद्धिरमैया और येडियुरप्पा के बीच में, मगर वो ऐसा नहीं था। ये सिद्धिरमैया और मोदी जी के बीच हो गया। वो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी के लिए भूल हो सकती है कि उन्होंने सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं। नितिन गडकरी की एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। और स्वाभाविक रूप से चुनाव जो होता है वो वर्तमान शासन के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकारा, इसका मतलब कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार थी उससे जनता में सेटिस्फेक्शन नहीं था। किमोना सरकार के प्रति रोष था, भ्रष्टाचार के प्रति रोष था, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपेक्षा निर्माण हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हमने भारत सरकार के रूप में किया है, उसको एक प्रकार से जनता ने समर्थन किया है। और उसके साथ साथ फिर से एक बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, और मेरा विश्वास है कि कर्नाटक की जनता हमारी सरकार पूरी करेगी, और निश्चित रूप से कर्नाटक एक विकसनशील राज्य में के रूप में देश में आगे जाएगा। और जो बात हम कह रहे थे लगातार कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो कर्नाटक उसमें से ऐसी कड़ी है कि ये बात को लगभग सिद्ध होने के बाद की तरफ ये जारी है। अब लगभग देश के किसी महत्वपूर्ण राज्यों में, पंजाब को छोड़कर, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की स्थिति एकदम ऐसी हुई है कि आज वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और व्यक्ति विरोध कर रहे हैं। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले 19 के चुनाव में अब हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, ये मेरा विश्वास है। एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी की। अगर पंजाब में वो जीतते तो ईवीएम अच्छे हैं, और कर्नाटक में हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। मुझे लगता है ये बात, तो ईवीएम की बात फिर से होने लगती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिससे 71 सीट पे आप जीत रहे हैं वहां ईवीएम ठीक था, 40 पे जेडीएस जीत रही है वहां ठीक था, 109 पे खराब था क्या? खैर, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ प्रदीप जैन भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। आप लोग शुरुआती तौर पर जो ये नतीजे हैं उससे ये एक्सपेक्टेड था आपके लिए, और जो नतीजे आए हैं उसकी वजह क्या मानते हैं? कि पूरे 5 साल तक इस एक स्थायी और स्थिर सरकार हमने कर्नाटक में दी, जिस सरकार ने 22 किसानों का कर्जा माफ किया, जिस सरकार ने 52 लाख युवाओं को रोजगार दिया, जिस सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दूध दिया, हमें कहीं ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनके बहुत सारे लोगों को
चुनाव क्षेत्र में जाने से प्रतिबंधित किया? कौन से ऐसे कारण हैं? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी, फेडरल स्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री जी किसी मुख्यमंत्री को सीधा भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने सीधा रुपया कहा। आप 4 साल तक क्या करते रहे? आप लोगों के बीच में किस तरह के वक्तव्य देते हैं? और ये चुनाव परिणाम निश्चित रूप से देशवासियों की समझ में नहीं आ रहा कि जहां हमारा प्रतिशत और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में कोई भेद नहीं है, हम क्यों हार रहे? और लोग जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो बात आ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वो बात उनके दिमाग में होना बैलेट लाजमी पेपर है। वाली तो कल हमने जो और तस्वीरें देखी हम लोग पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में, तो बैलेट पेपर नहीं हो तो अच्छा है, और आप इसी ईवीएम के साथ 71 सीट जीत रहे हैं, तो कम से कम उसका आदर कीजिए कि 71 सीटों पर आप अपने बूथे उसी ईवीएम से जीत रहे हैं। उसको कम से कम सवाल के घेरे में उसी ईवीएम के बल पे आपने पंजाब में सरकार बनाया है। मेरे दिमाग में नहीं, लेकिन जी ये पूरा बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। आप जानते हैं, हम लोगों ने पीयूष गोयल जी के खिलाफ कोई आवाज उठाई, इस सरकार ने उनका प्रमोशन कर दिया, उन्हें वित्त मंत्रालय भी सौंप दिया। हम जिसको भी टारगेट, येदियुरप्पा के ऊपर आपके ही चैनल में कितनी कहानियां चली, आप बता सकते हैं। रेडियो बंधुओं की क्या धारणा है आम आदमियों की रेडी बंधुओं के खिलाफ? बस सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसी येदियुरप्पा का चेहरा दिखाकर बीजेपी चुनाव जीतती है। आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने वहां बहुत काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जब सिद्धारमैया को सीधा रुपया बता देते हैं, तो लोग उन पर विश्वास करते हैं, सिद्धारमैया पर विश्वास नहीं करते, जो कि उनके खुद के मुख्यमंत्री थे, वहां के लोकल नेता थे। तो नरेंद्र मोदी का प्रभाव आपके लोकल नेताओं से ज्यादा था कर्नाटक में, ये बात मानिए। नहीं, निश्चित रूप से हमारा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इनका जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन में ये झूठ को भी सच साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। तो आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सच को सच साबित करने में पूरी ताकत क्यों नहीं लगा पाते? हमारा मत किस चीज में? आप कह रहे हैं बीजेपी झूठ को सच साबित करने में पूरी ताकत लगा देती है, आप सच को सच साबित करने में पूरी ताकत क्यों नहीं लगा पाते? ये कहां कमी रह जाती है? राहुल गांधी में कमी है, सिद्धारमैया में कमी है, कहां कमी है? राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है, राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है, और सिद्धारमैया के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। एक स्थायी सरकार जो 5 साल तक चली, उस सरकार के ऊपर एक उंगली नहीं उठी। आज भी एसजीडीपी में सबसे आगे कर्नाटक है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं पर पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा पंजाब के बाद आज कर्नाटक था। पर सर सच्चाई तो ये है कि आप जिस मुख्यमंत्री के लिए गुणगान गा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री खुद अपनी 2-2 सीट नहीं बचा पा रहे, तो लोगों का उनके काम पर कहां भरोसा है? एक सीट पर उनके कैबिनेट के 8 मंत्री हार रहे हैं। निश्चित रूप से ये चुनाव, जी देखिए, चुनाव में तो हारने वाले स्मृति ईरानी जी चुनाव हार गई, अरुण जेटली जी चुनाव हार गए, लेकिन बरदस्तता सरकार का लोकतंत्र के अंदर हार और जीत दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पर सर, लेकिन यहाँ सिक्के का पहलू पलट नहीं रहा है। आप देखिए, आप हारते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस पर बाकी मेहमानों की भी प्रतिक्रिया लूंगा जो आपने बातें कही हैं उस पर भी, और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी आखिर इन हारों की जिम्मेदारी कब लेंगे, और या तो हम कर्नाटक चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। थोड़ा उलटफेर अभी हो रहा है क्योंकि अभी वोटों की गिनती चल रही है, पूरे नतीजे नहीं है, इसमें रुझान भी हैं। बीजेपी अब 106 पर है,
कांग्रेस 73 पर है, जेडीएस गठबंधन 41 पर है, जिसमें बीएसपी भी शामिल है और 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। लेकिन बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो अभी है, उसको अभी 111 का आंकड़ा चाहिए, जिससे वो फिलहाल 5 सीट कम है। हमारे साथ माधव आनंद बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एस श्रीनिवासन बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट, और कांग्रेस के प्रदीप जैन बने हुए हैं। माधव जी, मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा इसको दूसरे तरीके से अगर एनालाइज करें राहुल गांधी के पर्सपेक्टिव से, सिद्धारमैया तो अपनी दोनों सीट गंवा रहे हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर हार रहे हैं, इसका मतलब सरकार में लोगों का विश्वास तो नहीं था। बावजूद इसके अगर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ नहीं हो रहा, वो 73 सीट तक पहुंच पा रही है, तो क्या इसमें राहुल गांधी का योगदान है कि उन्होंने प्रचार किया और शायद सिद्धारमैया पर विश्वास न होते हुए भी राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस ये परफॉर्मेंस दे पाई? देखिए, कर्नाटका का जो इलेक्शन हुआ है उसमें मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा थे और मोदी वर्सेस कर्नाटका था, मोदी वर्सेस सिद्धिरमैया था, मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं था। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी का चेहरा, जो मैं बोल रहा हूं ना कि कांग्रेस की अगर हार हो रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस हर स्टेट से बाहर जा रहा, तो उसमें राहुल गांधी के चेहरा पे भी जनता में अब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो राहुल गांधी, सर, ये 73 सीट किसी की वजह से तो आ रहा है, नहीं, वहां सिद्धिरमैया की बहुत सारे उन्होंने अच्छा काम भी किया था, बहुत सारे अच्छे भी किए थे, डेवलपमेंट का भी काम किया था, ऐसा नहीं पॉपुलर नेता है। तो खुद हार गए, नहीं हार गए, ये तो क्या बीजेपी का भी देखिए, आप खंडूरी जी भी हार गए थे, तो चलता है, उसकी बात नहीं, एक नेता का काम होता है, उन्होंने अच्छा काम भी किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से कांग्रेस को कोई फायदा हुआ है। श्रीनिवासन जी, आपको लगता है राहुल गांधी का फैक्टर यहां कहीं भी है इन 73 सीटों में? नहीं, ऑब्वियसली आप उसको ये नहीं कह सकते राहुल गांधी जी का कोई रोल नहीं था, मगर ये चुनाव एसेंशियली सिद्धरमैया और मोदी के बीच ही हुआ है। होना ये चाहिए था सिद्धरमैया और येडियुरप्पा के बीच होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और वो कांग्रेस का स्ट्रैटेजिकली वो इसमें आ गए, जैसे ही उन्होंने कैंपेन करना शुरू किया मोदी जी ने, वो भी नेशनल इश्यूज पे आ गए। शायद सिद्धरमैया अपने आप को अपने स्टेट इश्यूज पे कायम रखते हुए शायद कुछ और रिजल्ट होता। तो फिर एक बात आप दोनों कह रहे हैं, ये सिद्धारमैया वर्सेस नरेंद्र मोदी था, तो फिर राहुल गांधी से ये सवाल पूछना कि उनकी वजह से हार हो रही है या वो कब इस्तीफा देंगे या उनकी जिम्मेदारी क्या, ये तो फिर गैर वाजिब सवाल हो गया। देखिए, एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी से वो पीछे हट नहीं सकते, जिम्मेदारी तो उनको लेनी ही होगी, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा अहम था, बीजेपी से ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं 2019 में, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, राहुल गांधी मुख्यमंत्री का ख्वाब नहीं देख रहे हैं। डेविल एक क्रिकेट टीम है, 4-5 मैच हारती है तो गौतम गंभीर कप्तानी छोड़ देते हैं। राहुल गांधी जो है, उनके नेतृत्व में पार्टी हार पे हार झेल रही है। राहुल गांधी खुलकर खुद आकर ये तक नहीं कहते कि मैं इस्तीफा देने की पेशकश करता हूं, भले आप लोग फिर कहें कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, लेकिन राहुल गांधी कम से कम पेशकश तो करें, जिम्मेदारी तो लें आके। जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप इसको इस अंदाज से देखिए कि जो हमारा मत प्रतिशत था, हमारा 36.59 था इसकी लास्ट असेंबली में, आज हमारा जो वोट परसेंटेज है वो वोट परसेंटेज बढ़ा है। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए और उनके जाने से वहां वोट बढ़ा, तो वो अपनी लोकसभा की परंपरागत सीट भी नहीं जीत पाए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो उप मुख्यमंत्री आज पद पे हैं, वो अपनी खुद की लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। तो कब उठाएं? और ये मध्य प्रदेश के बाद उठाएं। आप देखिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कांग्रेस की जनाधार में बहुत गिरावट हुई है, आप हर प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं और उसके पीछे रीजन एक है, सही नेतृत्व। अभी भी राहुल गांधी ख्वाब देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, सबको ख्वाब देखने का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी में वो नेतृत्वशिप का जो है ना अभी भी अभाव है, और कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, और उसी का फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है। सुशांत जी, एक बात तो सुनिश्चित रूप से आप मान लीजिए कि राहुल गांधी पार्ट टाइम लीडर नहीं है। आप जिस तरह की योजनाएं उन्होंने कर्नाटक के अंदर लागू करवाई हैं, वो आम आदमी तक पहुंचने वाली हैं। कभी उन्होंने लोगों को ये बर्दाश्त नहीं किया कि नोटबंदी के नाम पर आज पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान थे, लेकिन रिजर्व बैंक नोट नहीं गिन पाया। आज कोई भी चीज धरातल पे नहीं है।
जिस गंगा माँ प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत सिन्हा क्या सोचता है, माधव आनंद क्या सोचते हैं, श्रीनिवासन जी क्या सोचते हैं, या प्रदीप जैन क्या सोचते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या सोचते हैं, वो अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखिएगा तो वो 73 का आंकड़ा दिखाता है और बीजेपी का 106 का दिखाता है। तो फिर सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी नंबर नहीं ला पा रहे, तो किस हिसाब से वो नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मत प्रतिशत देखिए। जो हमारा पिछला असेंबली का इलेक्शन था उससे 2% वोट परसेंटेज बढ़ा है और ये संख्या भी बढ़ेगी। जो अभी सर वोट परसेंटेज बढ़ा के क्या कीजिएगा अगर उसकी विजिबिलिटी फैक्टर जो है वो नहीं है। आप 50% वोट ले आइए, लेकिन आपको वो वोट वहां मिले जहां पर आप जीत रहे हैं, वहां पर आप भारी संख्या में वोट हासिल कर लें, लेकिन बाकी जगह पे कम वोट करके आप हार रहे हैं, तो आपका वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा लेकिन विनिंग फैक्टर जो है वो नहीं होगा। मैं इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा। हम बने हुए कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर कर्नाटक चुनाव में उभरी है। 106 सीटें चल रहे हैं, करीब 1 लाख वोट से सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यहां से उनका वापसी कर पाना लगभग असंभव मान के चलिए। 1 लाख वोटों का अंतर इतना आसान नहीं होता। ईवीएम के जमाने में जब 1:30 बजे तक लगभग वोटिंग या काउंटिंग जो है वो काफी हद तक हो चुकी होगी। मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पा रहे और दोनों ही सीट पर उनका यही हाल है। चामुंडेश्वरी सीट पर वो बहुत पिछड़ गए हैं, अब ये साफ है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार इतना अच्छा काम कर रही थी तो मुख्यमंत्री कुर्सी क्यों नहीं बचा पाए अपनी दोनों ही सीट पर। उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स 8 से 10 कैबिनेट मिनिस्टर अपनी कुर्सी गंवा रहे हैं, तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, सरकार के प्रति गुस्सा या रोष ज्यादा था। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्यों था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है हमने वहां बेहतर काम किया था। प्रदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, वोट शेयर की आप बात कर रहे थे कि हमारा वोट शेयर अच्छा है। ये कमोवेश वैसे ही है जैसे T20 में आप पावर प्ले में बहुत अच्छे एवरेज से रन मार दीजिए लेकिन आप मैच हार जाइए। उस एवरेज का क्या कीजिएगा जिसमें आपकी विजिबिलिटी नहीं है, आप जीत ही नहीं पा रहे। मेरा सवाल आपसे यह है कि बीएसपी वहां जेडीएस के साथ चुनाव लड़ रही थी, राहुल गांधी यहां तमाम पार्टियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आपने बीएसपी को क्यों नहीं कहा कि कर्नाटक में मेरे साथ चुनाव लड़ो, दलित वोट नहीं खिसका होता, आपकी सीटें और बड़ी होती? जी, एक तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, और आप एक बात समझिए, लोगों ने पूछा कि अगर कांग्रेस की सारी सीटें आएंगी तो क्या आप इस जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी सर सवाल ये था नहीं हटेंगे कि क्या आप प्रधानमंत्री बनेंगे गठबंधन में, और उन्होंने कहा अगर हमारी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी तो क्यों नहीं। प्रदीप जी, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि गठबंधन में राहुल गांधी पीएम होंगे या नहीं, आप मुझे पलट के कहेंगे कि तब की स्थिति तब देखेंगे, सब मिलके तय करेंगे, सांसद तय करेंगे। राहुल गांधी यही कह सकते थे पर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया हां मैं बन जाऊंगा। यहां पे चूक हुई उनसे। जी नहीं, मैं ऐसे चूक नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति को एक कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो जुनून है, राहुल जी हमारे लीडर हैं, इस देश के लीडर हैं, और आज भी लोकसभा का जब चुनाव होगा तो परसेंटेज पर देश की सीटें चुनी जाएंगी। आप कहिए योगी जी अपनी सीट हार गए, आप टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि योगी जी का प्रभाव यहां पर गए, यहां पर गए, यहां पर गए। हमें तो वो कविता याद आ गई कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, दिखाई दे रही। प्रदीप जी, आप कांग्रेस दफ्तर में बैठे हैं आज, काम नहीं मिल रहा, प्रदीप जी आप कांग्रेस दफ्तर में बैठे हैं आज, बाद आप कांग्रेस दफ्तर में बैठे हैं जी, कैसे आए? अपनी गाड़ी से आए, टैक्सी करके आए? बैठे हैं, टैक्सी से आए, अपनी गाड़ी से आए, कैसे आए? हम टैक्सी से आए। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आप मान लीजिए ओला उबर किसी की टैक्सी मंगाते हो और बार बार वो टैक्सी रास्ते में खराब हो जाती हो, तो आप ये करेंगे ना कि अगली बार उसकी टैक्सी नहीं मंगाएंगे, या तो अपनी गाड़ी ले लेंगे या दूसरी की टैक्सी मंगाएंगे। वैसे ही अगर एक व्यक्ति पर आप बार बार दांव लगा रहे हैं और वो आपको जीत की लाइन को क्रॉस नहीं करा पा रहा है, तो किसी दूसरे पे दांव क्यों नहीं लगाते, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, एक ये पूरे देश के करोड़ों लोगों ने
मिलकर राहुल जी को अपना नेतृत्व दिया है और करोड़ों लोगों ने आज आप 3 स्टेट में आज आप 3 स्टेट में सीमित हो चुके हो। कौन सी जनता ने सारी क्षमताएं हैं। माधव जी पूछ रहे हैं वो कौन से करोड़ लोग हैं? कौन से करोड़ लोग हैं? आज आप 3 स्टेट में सीमित हो चुके हो। आप जो है आज पंजाब को छोड़ दीजिए तो पौंडीचेरी और जो एक और स्टेट है छोटा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का है। आप कहाँ हो? आप बिहार से गायब हो, आप यूपी से गायब हो, मध्य प्रदेश, हर जगह जितने भी अरे मैं तो कह रहा हूं करोड़ों लोग छोड़ दीजिए, आपको बीएसपी सपोर्ट क्यों नहीं की कर्नाटक में, मुझे ये बताइए। देखिए आज आपको आत्मचिंतन करना चाहिए था। आत्मचिंतन करते कि भाई हार के कारणों का जो है सो आप अंदर ही अंदर विश्लेषण करते। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हो। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उस रूप में कोई जो है कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन आपको जो है कहीं न कहीं सोचना होगा कि किसका चेहरा सामने लाए। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, एनडीए अलायंस के पास बहुत बड़ा चेहरा मोदी जी के रूप में करिश्माई नेता है। आपको भी उस तरह का नेता ढूंढना पड़ेगा, तभी कांग्रेस। सर मैं बीएसपी का सवाल इसलिए बार बार उठा रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि बीएसपी को आपसे ज्यादा जीत की उम्मीद राहुल जी का चेहरा छोटा चेहरा समझते हैं। नहीं राहुल गांधी एक अच्छे परिवार से हैं, गांधी फैमिली से हैं। गांधी फैमिली से इसमें कोई छोटा चेहरा बने, लेकिन एक सही नेतृत्व की बात होती है। जब मोदी जी से कंपेयर राहुल जी को करोगे ये भी उचित नहीं है। आप ये जान लो, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, एक करिश्मेटिक नेता है, उनका एक पॉपुलैरिटी ज्यादा है मास में। आप देखो ना साउथ में जहां आप कांग्रेस पहले हर जगह थी, आप कर्नाटका लूज कर गए। आप केरल में आपकी स्थिति क्या है, तमिलनाडु में आपकी स्थिति क्या है, आप उसी तरह जो है इधर नॉर्थ में देख लीजिए, तो हर जगह से आप अलग हो रहे हो। उसके पीछे व्याख्यान तो करते होगे ना कि मोदी के हर इलेक्शन आप लोग खुद देखिए ये कलयुग है, जाता है। ये कलयुग है। आप बोलिए। अब मेरा कहना यह है ये कलयुग है और कई बार ऐसा होता है कि कोई झूठ चलाता है। आप पूरे देश में देखिए, आप दिखाते होंगे किसान आत्महत्या कर रहा क्योंकि समर्थन मूल्य की जो बात कही वो बात पूरी नहीं हुई। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हर दिन कश्मीर के अंदर आतंकवादी अटैक करते हैं। हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं आज जिनके सहयोग से वो सरकार बना के बैठे हैं, अगर उन्हें खीर वाली माता पे जाना है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आप देखिए देश के अंदर बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, क्या हुआ? आज देश के अंदर स्मार्ट सिटी, तो बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कर्नाटक में 3000 से ज्यादा किसानों ने क्यों आत्महत्या की? आप बताइए। वहां तो नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना, अब आपकी सरकार थी। वहां पिछले बीते 5 साल में 3000 किसानों ने क्यों आत्महत्या की कर्नाटक? लेकिन हम लोगों ने 22 लाख। देखिए कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसान, अगर भारतवर्ष में आत्महत्या का अगर सबसे ज्यादा केस आया तो कर्नाटक में आया है। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पर सर कर्जा माफ करना सोल्यूशन होता तो आत्महत्याएं रुक गई होती है। तो दिक्कत है, अगर आप उसके राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कर्जा माफ कर दिया और सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन नहीं है ये। आप बताइए। अच्छा जीएसडीपी सबसे ज्यादा कहां की है? किसी स्टेट की जीडीपी में कर्नाटक गुजरात से आगे था या नहीं था? 52 लाख लोगों को रोजगार, ये तो आपके आंकड़े हैं, कोई इसमें मैं कोई जुमला नहीं दे रहा कि मैं जुमला दे रहा कि अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, गंगा मां की सफाई हो जाएगी। जो चीजें हैं धरातल पे आप वही तो सोच रहे हैं। अजय श्रीनिवासन जी मुझे ये ज्यादा मिला, काम हमने ज्यादा किया, हमारी सरकार। सर थोड़ा श्रीनिवासन जी को भी सुनते हैं, वहां पर थे 2008 में जब वहां पर सरकार बीजेपी की गठबंधन से जब उन्होंने बनाई थी, उनके सीट कितने थे पहले, और उसके बाद में पार्टी टूट गई 2013 में। उसका एडवांटेज, उसका फायदा मिला कांग्रेस को। मगर यदि आप उसको दोबारा गिने तो करीब 79-90 सीट तो वैसे ही बीजेपी के पास थे, मगर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है और वो बहुमत की तरफ जा रहे हैं। 106 हो गया है। कांग्रेस सरकार में होते हुए भी, इतने सारे कोशिश करते हुए भी क्यों नहीं ये 10-15 सीट को रोक पाई? वो क्यों नहीं वो वहां पर अपना वर्चस्व बनाए रखने में वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? तो इस पे नेतृत्व का ही तो वो आएगी ना, बात आएगी ना। कहीं न कहीं पर एक सुपीरियर कम्युनिकेटर, कहीं न कहीं सीधा राहुल गांधी का केंद्रीय नेतृत्व की बात सभी कर रहे हैं। एक सुपीरियर कम्युनिकेटर मोदी जी हैं, उसको मैच करने के लिए आपके साथ कुछ न कुछ आपको चाहिए। ग्राउंड लेवल पे जो थी तैयारी वो तो थी,
सिद्धरामैया ने काफी काम किया, मगर जो फिनिशिंग लाइन पे आप जब आ रहे हैं तो एक जो बड़ा एक धक्का है वो बड़े नेतृत्व। मुझे एक चीज और समझाइए, अभी आपने हाल में देखा होगा कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले देश में एक बहुत बड़ी दलित रैली हुई और पूरा भारत बंद बुलाया गया, जिसमें बहुत हंगामा भी हुआ और कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार दलित विरोधी है। बावजूद इसके बीजेपी अगर कर्नाटक के उन क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्म कर रही है जहां दलित बहुल इलाके हैं, तो इसकी वजह क्या है? बीएसपी ने वोट काट दिया, इस वजह से फायदा बीजेपी को हो गया, या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ज्यादा विश्वास है दलितों को? माधव जी, मैं पहले भी बोला हूं कि सिद्धिरमैया ने जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी, एक्सट्रीम बायस्ड कास्ट पॉलिटिक्स जो थी, उसमें दलित समुदाय के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था। जो जहां अच्छा काम किया था उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अब बात यहां होती है कि बीएसपी का अलायंस होता है जेडीएस से, और बीएसपी को सबको पता है कि दलित के रूप में दलित का जो वोट बैंक है वो बीएसपी के पास है। और यही अगर बीएसपी के साथ अगर कांग्रेस का अलायंस हुआ रहता तो आपका दलित वोट नहीं बढ़ता। आप तो ये सीट कितनी हो जाती कांग्रेस की अंदाजन? नहीं, अंदाजा 100+ जाता, 100+ दलित का वोट आप एनालाइज करोगे, जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा, दलित पूरा कट गया इनसे। दलित समुदाय का वोट कहां चला गया? कांग्रेस की चूक है कि वो बीएसपी को नहीं समझा पाए कि कांग्रेस की चूक है। जब आप 2019 में जब आप यूपीए की बात करते हो, कल्पना करते हो, और यूपीए एग्जिस्टेंस में है, जब आपको बीएसपी का साथ लेना है, तो आप जब पता है कि बीएसपी जेडीएस के पास जा रहा है तो आप अलायंस कर सकते थे। दूसरा कारण लिंगायत वोट का है, जो उन्होंने लिंगायत वाला जो खेल सिद्धरामैया जी ने खेला, वीरशैव और लिंगायत को एक अलग दर्जा, एक रिलीजन को उन्होंने देने की जो कोशिश किया, मुझे लगता है उसका एक बैकलैश हुआ है। लिंगायत वोट जो है वो सब मिले हैं बीजेपी को, और जो वोकलिगास हैं वो उनका बैकलैश होकर उन्होंने पूरी तरीके से जेडीएस को दिया है, उसका भी उधर नुकसान हुआ। यही कारण है कि जीटी देवेगौड़ा सिद्धरामैया को हराने में सक्सेसफुल हो रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। यही कारण है कि पूरा का पूरा जो वोकलिगा वोट है वो कंसोलिडेट हुआ। एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, जो माधव जी कह रहे हैं कि अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ गई होती तो क्या ये कांग्रेस का आंकड़ा 100 के पार होता? आपको भी लगता है? देखिए, अपने आप में बीएसपी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, मगर जहां पर एक दलित, देखिए दलित पूरे देश में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी से शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वहां पर भी वो स्थिति रही होगी, मगर वो कांग्रेस की तरफ नहीं गए हैं। उनको जैसे ही जेडीएस, शायद अगर वो वोट तो वहां चले गए वो, तो कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता था, जो कि अभी फायदा बीजेपी को चला गया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। चार सीटें, बीजेपी सिर्फ 4 सीट पीछे है कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत पाने से। 108 पर वो पहुंच चुकी है, 72 पर कांग्रेस, जेडीएस गठबंधन 40 पर, अन्य के खाते में 2 सीटें। और अगर बीजेपी स्पष्ट बहुमत पा लेती है तो कर्नाटक में पहली बार अपने बूते वो सरकार बनाएगी, और जहां तक संभव है येदियुरप्पा ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि येदियुरप्पा ने अभी हाल में कह दिया था कि अगर कोई दलित सीएम बनाना चाहती है पार्टी तो उसके लिए भी तैयार है। हम देखना होगा वो उलटफेर कहीं होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो वही चेहरा थे, तो उम्मीद वही है कि वही शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। लेकिन इस बीच कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी ने तो कुछ अनैतिक रास्ता भी अपनाकर तेलुगु वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास किया था, पर उस क्षेत्र का काम मैं देख रहा था चुनाव के समय, जिसको हैदराबाद कर्नाटका बोलते हैं। सबसे अधिक तेलुगु वोटर्स जहां होते हैं वहां 40 में से 20 से अधिक सीट हमने जीत लिया है, और पहले लास्ट इलेक्शन में केवल 40 में से 6 सीट जीते थे। तो ये तो स्पष्ट है कि चंद्रबाबू का जो भी प्रयास रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसको तेलुगु जनता जो कर्नाटक की है उसने एकदम नकारा है। दे हैव रिजेक्टेड हिज कैंपेन, हिज टैक्टिक्स रादर आई वुड से। एक प्रकार से हमारा साउथवर्ड मार्च शुरू हो गया है। तो तेलुगु आज परिणाम निकले हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, वहां पूरा वो प्रदेश जो है वो कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। और उसी दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के चुनाव के पश्चात नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य और नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के बाद, उन 3 राज्यों के चुनाव के बाद कर्नाटक एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा किया था विपक्ष के सब लोगों ने। यहां नहीं हो सकता है, वहां पर भी ये हो गया।
और मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा संदेश संकेत साफ है कि 2019 मोदी जी के नेतृत्व में देश चलता हुआ दिख रहा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन नतीजा जो है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। आप देख रहे हैं बीजेपी अब 105 पर है, कांग्रेस 75 पर, जेडीएस गठबंधन 40 पर और अन्य के खाते में 2, यानी अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 7 सीटों की दरकार है, लेकिन अभी भी नतीजे आने बाकी हैं, तो ये उलटफेर संभव है। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से नवीन कुमार जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। राहुल जी, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लूं, ये जो नतीजे दिख रहे हैं क्या एक्सपेक्टेड था और क्या वजह मानते हैं? अप्रत्याशित उतने तो नहीं है। अभी कुछ देर पहले तक जब 115, 114 ऐसी सीटें चल रही थी तो लगा था कि हम लोग सब झटका खा गए थे, लेकिन कल ही रात को कम से कम मैंने जो कहा था, मैंने 95 सीटें दी थी उससे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बताया था, तो वो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, इसमें अब कोई शक नहीं है। कितनी सीटें रहती हैं, बहुमत के कितने करीब रहती है, ये अब एक जानने के एकमात्र सवाल रह गया है और उस पर ही तय होगा कि वो खुद सरकार बनाएगी या जेडीएस को लेगी या फिर उसका बिना सीधे पूरे जेडीएस को साथ लिए काम चल जाएगा। ये कुछ प्रश्न अभी बाकी है। और वजह, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, इसकी वजह, प्रमुख वजह क्या मानते हैं? वजह एक तो बहुत सीधा ये लग रहा है कि कई लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि जेडीएस इस बार बहुत कमजोर प्रदर्शन करेगा और उसकी टूट का फायदा उससे मुस्लिम वोट छिटकेगा, उससे दलित वोट थोड़ा छिटकेगा, वो दलित मुसलमान उसकी बीजेपी से तथाकथित नजदीकी देखकर अलग हो जाएंगे और उससे बहुत नुकसान होगा। ऐसा हुआ लगता नहीं है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इसका सीधा मतलब यह है कि उसके अच्छे प्रदर्शन, जो अच्छा प्रदर्शन है वो कांग्रेस की कीमत पर रहा है। तो कांग्रेस को जो फायदा होने की उम्मीद थी वो हुई नहीं है। उसने अपने गढ़ में अपनी गढ़ को बनाए रखा है जेडीएस ने दक्षिण कर्नाटक में, और जो वोक्कालिगा वोट और उनके साथ जो और कुछ छोटी उपजातियां साथ रहती हैं, उसका जो जेडीएस का अपना गठबंधन है सामाजिक, वो मध्य कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में भी बना रहा है काफी हद तक। यानी जो जेडीएस बार बार कह रही थी कि हम बीजेपी के साथ किसी सूरत हाल में नहीं जाएंगे, उसका फायदा जेडीएस और बीजेपी दोनों को हुआ है, ऐसा हुआ लगता है। और अगर उससे कुछ वोट छिटके भी हैं, कुछ लोग अलग भी हुए हैं, तो उससे कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है। तो अगर कुछ दलित या कुछ ओबीसी वोट उससे हटे हैं या कुछ दलित वोट उससे हटे हैं, तो वो लगता है कि अभी माधव जी भी एनालिसिस कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि संभव है कि जो बीएसपी जेडीएस के साथ गई उससे भी बीजेपी को फायदा पहुंचा है, क्योंकि जो दलित वोट है वो कांग्रेस से छिटक कर अगर बीएसपी के पास गया है तो उसका फायदा बीजेपी को मिला है। बिल्कुल संभव है। ठीक है।